जो मैं अमित सर, फाउंडर ऑफ अमित सर क्लासेस एंड डायरेक्टर ऑफ हर्ष एकेडमी, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमित सर क्लासेस। बच्चों, ये मेरा पहला भी यूट्यूब वीडियो है जिसको मैं आपके लिए स्टार्ट किया हूँ इस लॉकडाउन में। बहुत से बच्चों ने डिमांड किया कि सर हमें इंग्लिश पढ़ना है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, हम इस लॉकडाउन का हम आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो आज मैं इसी लोगों के आवेदन पे, रिक्वेस्ट पर मैंने यह पहली बार अपना वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर इसमें कुछ कमी पेशी हो तो अब क्या कहूँ मैं आपसे, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूँ, अच्छे से जो चीज़ें क्लास में बताता हूँ मैं इस यूट्यूब के माध्यम से बता सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, इंग्लिश लैंग्वेज। आप सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा ग्रामर पार्ट होता है। तो आज से हम ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं ग्रामर से स्टार्ट करता हूँ। और जो भी बच्चे अगर कहीं और लगे कि नहीं पॉइंट नोट करना है या उसको नोट डाउन करना है, तो आप बीच में पॉज करके वीडियो को आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। और बाकी जैसा भी होगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना होगा, कुछ आंसर जानना चाहते होंगे, तो आप कमेंट के माध्यम से आप उसको भेजिएगा। धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर। सभी बच्चों, आप सबको पता है कि ग्रामर क्या होता है, ठीक ना। ग्रामर आप लोग आसान भाषा में कहते हैं कि जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है उसे हम ग्रामर कहते हैं। मैं भी यही कहूँगा, लेकिन अब मैं इसका जो डिफिनेशन बताने जाऊँगा इसको ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं आप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखा जाए तो ग्रामर को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये खुद ही अपना परिभाषा कहता है। व्याकरण जो है वो खुद ही अपना परिभाषा हमसे कहता है। कैसे कहता है? अगर हम ध्यान दें तो व्याकरण को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट है व्या और दूसरा पार्ट है करण। व्या का मतलब होता है वाक्य और करण का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब क्रिएट करना, निर्माण करना, ठीक है। तो जो वाक्य बनाना को सिखाता है, जो वाक्य बनाना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। आप लोग बचपन से पढ़े हैं कि जो शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है उसे ग्रामर कहते हैं। सेम उसी तरह देखा जाए तो वाक्य बनाना अगर आप सीख गए तो जाहिर सी बात है अच्छा बनाएंगे, शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध और बोलेंगे। तो ग्रामर का जो मेन डिफिनेशन होता है हमारा यही होता है। ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर वह ज्ञान जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है, यानी जो वाक्य बनाना सिखाए उसे ग्रामर। तो अब हम आगे पढ़ते हैं ग्रामर के डिफरेंट पार्ट्स, जिससे हमारा इंग्लिश का जो बेस है उससे जुड़ा हुआ है। आइए बेस देखते हैं। देखा जाए तो ग्रामर 5 कैटेगरी में बंटा हुआ है। 5 कैटेगरी में पहला कैटेगरी है ऑर्थोग्राफी। दूसरा है प्रोजुडी। तीसरा है इटिमोलॉजी। चौथा है पंक्चुएशन। लास्ट है सिंटैक्स। बच्चों, अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ यह बेसिक इंग्लिश है। इतना नॉलेज सबके पास होना चाहिए, चाहे वो क्लास 5 से ऊपर तक का बच्चा हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। उनको सबको ही जानना जरूरी है उनको क्या पढ़ना है, उनको किस लाइन में जाना है, मतलब ग्रामर का कौन सा पार्ट उनका स्टडी करना है। तो उस कैटेगरी में देखा जाए तो ग्रामर के 5 कैटेगरी आते हैं जो हमें सीखना है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है जो हमें पढ़ना है, ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं और उसी को आगे सीखना है। तो कौन सा पार्ट होता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम सबको एक थोड़ा सा परिचय आपको करा दूँ मैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी के बारे में। जैसा कि पहले आपको देखें नाम लिखा है ऑर्थोग्राफी, इसको मैं हिंदी बता दूं। इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से मेरा तात्पर्य है वर्ण का मतलब आप सभी जानते हैं अक्षर होता है, और बोलते हैं ना वर्णमाला, अक्षर। और व्यवस्था का मतलब होता है मैनेज करना। तो आप सबको पता है कि किसी
NAGE। आप सबको पता है कि बिना किसी व्यवस्था के कोई भी ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा हो ही नहीं सकते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं अक्षरों के बारे में। सबसे पहले जाहिर सी बात है, अगर इंग्लिश बोलना है तो हमें तो उसका अक्षर जानना पड़ेगा, उसके वर्डों को जानना पड़ेगा। बिना वर्ड जाने हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे आज अक्षरों के बारे में। तो बहुत छोटी सी बात है, आप सभी जानते हैं, बस उसमें कुछ नई बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ड व्यवस्था वो पढ़ाई है जिसमें हम अक्षरों के बारे में सीखते हैं। अक्षरों में क्या सीखते हैं, तो उनके बारे में, उनमें वॉवेल कितने होते हैं, उनमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम जानते हैं। उसमें सेमी वॉवेल कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सबको पता है वॉवेल 5 होते हैं। पांचों का नाम होता है A, E, I, O और ठीक। सबको पता है कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं, वो हमारे होते हैं B से लेकर Z तक होते हैं। और इसी में होते हैं 2 सेमी वोवेल। तो आप कहेंगे कि 21, 5, 26, 2, 28 वर्ड हो गए, तो ऐसी बात नहीं है। 28 हमारे वर्ड नहीं है, हमारे 28 अक्षर नहीं है, अक्षर हमारे 26 ही होते हैं। ये जो 2 हैं वो 2 नाम लिखे ना, सेमी, आधा वॉवेल भी होता है और आधा कॉन्सोनेंट भी होता है, इनमें का गुण रखता है वो। ये कौन कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे W और Y। W और Y 2 ऐसे वॉवेल हैं जो दोनों का काम करते हैं। कंफ्यूज नहीं होते हैं, आइए सीखते हैं कैसे। आप सबको पता है कि हमारे हिंदी में अ से लेकर अह तक अक्षर होते हैं, और हिंदी में भी क से लेकर ज्ञ तक अक्षर होते हैं। क से ज्ञ को हम व्यंजन बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और अ से लेकर अ तक हमारा स्वर होता है, जिसे हम इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जो हमारे अक्षर होते हैं इंग्लिश वाले, चाहे किसी भी देश के भाषा का हो, वो सभी कहीं ना कहीं वॉवेल से आपस में अटैच होते हैं। और आपको पता है कि हिंदी अधिकतर भाषाओं की जननी है, संस्कृत से बना है हिंदी, तो अधिकतर भाषाओं की जननी है। इसलिए हमारे जो इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट के जो अक्षर हैं वो भी क्या हैं, वो भी इन्हीं से मिलते जुलते रहते हैं। और जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, ए लिखा है ना, ए को जब भी पढ़ेंगे आप ए आपके बोलने में इसमें आएगा, ए से एड़ी वाले में आएगा। ई बोलेंगे तो ई से इमली वाले में आएगा। आई बोलेंगे तो आ और ई, आ से आम, ई से इमली। ओ बोलेंगे तो ओ से ओखली। यू बोलेंगे तो यू को हमेशा ऊ बोलाता है, प्रोनाउंसिएशन में इसको ऊ बोलते हैं, ऊ से उल्लू, इसी में आता है। आप इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट को बी को बोलते हैं ब आपका इसमें आता है। सी से होता है क या स होता है, आपका क या स इसी में आता है। जेड चाहेंगे जॉ आपका इसी में आता है। यानी देखा जाए तो इसको जब कॉन्सोनेंट को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे हिंदी के कॉन्सोनेंट से ही मिलता जुलता है, और जब वॉवेल को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे हिंदी के ही अक्षरों से क्या होता है, मिलता जुलता रहता है। तो प्रोनाउंसिएशन के ही आधार पर हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट का डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमारी W है ना, अब इस W को मान लीजिए आप इससे एक सेंटेंस लिख दूँ कि वॉच, और कोई पूछ दे आपसे कि बताइए इस वॉच में कितने वॉवेल है, कितने कॉन्सोनेंट है, तो आप बहुत सिंपली कहेंगे इसमें एक वॉवेल है, क्योंकि ए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप कहेंगे कि इसमें ए आपको एक वॉवेल दिखाई दे रहा है, तो मैं भी कहूँगा सही है, इसमें एक ही वॉवेल है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ मैं इसकी अब इसमें कितने वॉवेल हैं काऊ में, तो आप फिर कहेंगे कि एक ही वॉवेल है, वो कौन सा है, ओ। लेकिन मैं कहूँगा भी गलत है, इसमें 2 वॉवेल है, एक ओ है और एक W है। कैसे, अब इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे काऊ, यहाँ पर ओ जो है ये आ का साउंड दे रहा है, और W जो है ये ऊ का साउंड दे रहा है। ठीक, और यहाँ पर पढ़ रहे थे वॉच, यहाँ पे W वो का साउंड दे रहा है, तो वो इसमें आता है व्यंजन में, इस हिसाब से वर्ड W यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट में आता है। लेकिन यही W जब काऊ में आया है तो लास्ट में जाकर ये इसका प्रोनाउंसिएशन ऊ आ रहा है, ऊ क्या होता है, हमारा स्वर में आता है, और इस वजह से ये W यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट वॉवेल है। तो यही हमको डिफरेंस देखना है। आप लोगों को अगर अच्छा इंग्लिश सीखना है
आगे जाकर देखेंगे तो इसमें जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं, ए एन का यूज पढ़ते हैं, उसमें भी हमारी सब आते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि एन ऑनेस्ट बोला जाता है, एन आवर बोला जाता है, कई बोलते हैं एन MLA बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। कभी बोलते हैं ना कि ए वन आइड मैन, तो ये सब प्रोनाउंसिएशन पर ही डिपेंड होता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, हमारा वॉवेल तभी वॉवेल है जब वो हिंदी में भी वॉवेल का ही रूप आता है। हमारा कॉन्सोनेंट तभी कॉन्सोनेंट है जब उसको बोलने पर हिंदी में क्या होता है, कॉन्सोनेंट आता है। जैसे यहाँ पर W है, तो यहाँ पर W सच में कॉन्सोनेंट है, क्योंकि बोलने पे क्या रहा है, कॉन्सोनेंट का ही उच्चारण दे रहा है। लेकिन यही W यहाँ पर वॉवेल बन जाता है, तो उसको बोलने पे क्या आता है, स्वर आते हैं। आई होप आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। तो आइए हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सॉरी, दूसरा चैप्टर, दूसरा टॉपिक हमारा है प्रोजिडी। प्रोजिडी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं छंद विन्यास। छंद विन्यास, छंद विन्यास वास्तव में छंद, आप सबको पता है कि छंद का मतलब होता है राइम, राइम, और विन्यास का मतलब होता है टू पुट इन ऑर्डर, पुट इन ऑर्डर। राइम का मतलब होता है सुर, और पुट इन ऑर्डर का मतलब है क्रम से रखना, यानी सुरों को क्रम से सजाना। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्रामर का वह पार्ट आता है जिसमें हम अधिकतर कविताएं कैसी बनती हैं, हाउ टू क्रिएट पोएम्स, वी स्टडी अबाउट इट। हम इसमें पढ़ते हैं कैसे कविताओं की रचना की जाती है। आप देखते हैं कैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो पोएम बड़े अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर दिया जाता है याद करने के लिए तो नहीं कर पाते हैं। अब पोएम 5-5 लाइन का हो, 10 लाइन के हों, तो बड़े आसानी से याद कर लेते हैं। इसमें एक तरीका बताया जाता है कैसे हम किसी बात को कविताओं के माध्यम से लिखा जाए। तो प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम वही चीज़ पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान, शब्द विज्ञान से मेरा तात्पर्य है शब्द और विज्ञान। शब्द आप सबको पता है, शब्द मतलब वर्ड, और विज्ञान का मतलब होता है साइंस। साइंस कहीं कहीं इसको वर्डोलॉजी बोला जाता है, वर्डोलॉजी। आप सबको पता है कि अब इसमें एक विज्ञान शब्द जुड़ गया है। जितने भी साइंस के स्टूडेंट के बच्चे होंगे या जो नहीं भी होंगे, ये तो बेसिक सी बात है, सब जानते होंगे कि विज्ञान का मतलब ही होता है खोज करना। तो अब इसका नाम ही लिखा है शब्द विज्ञान। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि इसमें हम नए नए शब्दों की खोज करना सीखते हैं। इटिमोलॉजी में हम कुछ ऐसे रूट वर्ड्स के बारे में, ऐसे प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें नए नए शब्दों से परिचित कराता है, नए नए शब्दों के बारे में बताता है, और उसका यूज करते हैं, और जिससे हमारी वोकैबुलरी जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका एक मीनिंग फिक्स होता है, और जिसको आप जैसे भी यूज करो ना उसका मीनिंग निकलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल दिखाऊँ, अगर मैं कह दूँ ऑटो, तो ऑटो का मतलब हमेशा सेल्फ होता है। सेल्फ माने स्वयं से, अपने आप। अगर मैं कह दूँ बायो, तो बायो का मतलब होता है लाइफ होता है, जीवन होता है। पढ़ते होंगे आप लोग बायोलॉजी। अगर मैं कह दूँ ग्राफ, तो ग्राफ का मतलब आप देखते हो ना, मैथ में पढ़ते हो ग्राफ, ग्राफ में लाइन खींचते हैं ऐसे ना, इसका मतलब लिखना होता है, राइट करना होता है। तो अब ऐसे ही कुछ मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सर्कुलेट होते रहते हैं, उनसे नए नए शब्द हमारे बनते रहते हैं, हम इसे सीखते हैं। हम तीनों को मिला दें हम, तो क्या कर सकते हैं, ऑटो बायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी, अब ये नया वर्ड बन गया हमारे सामने, तब इसका मीनिंग हमसे पूछा जाएगा तो क्या हम बता नहीं सकते हैं क्या मतलब होता है। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब जीवन, ग्राफ में लिखना, यानी कि अपने जीवन पे लिखना, स्वयं के जीवन पर लिखना। हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ आत्मकथा। इस तरफ अब हम इसको वाई हटा दिए, इसमें से बायो हटा दिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोग्राफ। सब देखते हैं, बोलते हैं ना प्लीज सर ऑटोग्राफ दीजिए, तो ऑटोग्राफ मैंने स्वयं से लिखना, यानी कुछ लिख के हम लोग क्या करते हैं, उसको दे देते हैं। इसलिए मैं इसको ऑटो हटा के आप सिर्फ बायो लगाता हूँ, बायोग्राफी। तो बोलते हैं ना बायोग्राफी, जीवन पे लिखना, जीवनी। तो ऐसे ही बहुत से रूट वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, कैसे उसे नए नए शब्दों को बनाया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग यही सीखते हैं। ओके। अगला हमारा टॉपिक है हमारा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से मेरा मतलब है
चिन्ह। चिन्ह आप देखते हैं कि कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा इत्यादि इसी बहुत सारे चिन्ह का, साइन का हम यूज करते हैं। वास्तव में जिस प्रकार हम कभी कहीं पार्टी में जाने के लिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए अपने आप को संवारते हैं, सजाते हैं, मेकअप करते हैं, उस तरह देखा जाए तो ये एक तरह से श्रृंगार है जो हमारे सेंटेंस को ऊपर किया जाता है ताकि उस सेंटेंस का जो मीनिंग है काफ़ी अच्छे से हम प्रकट कर सकें। सपोज दैट अगर पंक्चुएशन नहीं होता ना तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम कैसे बताना चाहते हैं, शायद हम किसी को बता नहीं पाते। जैसे आप क्या करते हैं, आप अपनी बात किसी से करना होता है तो अपने फीलिंग्स के माध्यम से बताते हैं, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से। अच्छा, जाहिर सी बात है आप गुस्सा कर रहे हैं, आपने कहा अच्छा तो आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस प्रकार का देखा जाए तो अगर हम कुछ एक लेटर लिख कर या कहीं लिख कर अपनी फीलिंग्स को बताना तो कैसे बताएंगे? तो ये पंक्चुएशन ही हमारा वर्क करता है, उस फीलिंग को बताने का करता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कह दूँ कि गो आउट एंड कॉल रवि, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बाहर जाओ और रवि को बुलाकर लाओ, तो हो सकता है कि ये सिंपली ऑर्डर दे रहा हो, जाओ बुला कर लाओ। लेकिन अगर इसमें मैं अगर एक्सप्रेशन मार्क लगा दूँ, इसका मतलब क्या होगा? यानी चिल्ला के बोल रहा है या दुखी भाव से बोल रहा है, अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि जाओ 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 रवि को बुलाओ। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि राम एंड श्याम प्ले, इसका मतलब है राम और श्याम खेलते हैं। लेकिन अगर मैं छोटा सा अगर एक चिन्ह लगा दूं, इसका मीनिंग बदल जाएगा। और मैं कह दूं यहाँ पर से राम एंड श्याम प्ले, मतलब मैं राम और श्याम को ऑर्डर देता हूँ कि तुम जाओ और खेलो, राम और श्याम प्ले, खेलो। समझ गए? तो पंक्चुएशन में हमारा यही सब होता है। इसमें हम चिन्ह के बारे में फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, इसी जो चिन्ह होते हैं हमारे, हम उसके बारे में स्टडी हम करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सिंटैक्स। जैसे मैं पीछे ही बताया था कि ग्रामर के टोटल 5 कैटेगरी होते हैं: ऑर्थोग्राफी, प्रोजेडी, एटिमोलॉजी, पंक्चुएशन और सिंटैक्स। बच्चों, सबसे जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा सिंटैक्स है। तो इसी सिंटैक्स को हमेशा हम बचपन से पढ़ते आए हैं और बचपन तक ही पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये आज तक हमें क्लियर क्यों नहीं हुआ? क्लियर इसलिए नहीं हुआ कि हमें हमेशा इसको एक बोझ की तरह, एक पढ़ाई की तरह पढ़ाया जाता है। लेकिन आज मैं इसी सिंटैक्स को इतने आसान तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप इसमें इंटरेस्ट जाएगा और आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। अगला हमारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स वाक्य विन्यास। वाक्य का मतलब सब जानते हैं कि वाक्य को हम बोलते हैं शब्दों का समूह, शब्दों का समूह। सिंटैक्स को हिंदी बोलते हैं वाक्य विन्यास। अगर इसको हम तोड़ दें अगर हम देखते हैं कि वाक्य का मतलब क्या होता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह, जिसका एक अर्थ होता है उससे वाक्य कहते हैं। तो वही लिखा हुआ मैंने कि शब्दों का समूह। और विन्यास मैंने पीछे बताया था, ठीक ना, मैंने पीछे बताया था विन्यास का मतलब होता है टू पुट इन ऑर्डर, सही क्रम में रखना, क्रम में रखना। तो शब्दों का समूह सही क्रम में रखना, यानी हम इसमें क्या करते हैं ना, यह वह विधि है जो हमें बताती है कौन से शब्द कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। कभी आप देखते हैं कि हम कभी बोलने कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, उसका मीनिंग कुछ और समझा जाता है। तो कैसे होता है? वो हमारे शब्दों का मिस्टेक होता है, जो हम कभी इसको कहने की जगह पे कुछ और शब्द हम कह देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ, अगर मैं आपसे कह दूँ कि आई हैव ए पेन, अगर इसका कोई मीनिंग पूछे तब क्या कहेंगे? अब बहुत सिंपल भाषा हम कहेंगे आई हैव ए पेन का मतलब है मेरे पास एक पेन है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कह दूँ कि आई पेन अ स्टोरी, आई पेन अ स्टोरी, अब इसका मतलब क्या है? तो बहुत लोग सोचेंगे कि तो सेंटेंस गलत लिखा है, मैं कलम स्टोरी, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं मतलब हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम आगे से चर्चा करेंगे कि सिंटेक्स में आप जब देखते हैं कि सेंटेंस कोई बनता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, ठीक ना। उसी तरह यहाँ पर जो जिसकी जगह पर रहेगा उसका मीनिंग वो वैसा वो काम करेगा। जैसे कि अगर हम आई यहाँ पर रख दिए हैं तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हैव रख दिए हैं तो ये वर्ब हो गया, और पेन यहाँ पर रख दिए हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे हैव का मतलब होता है होना या पास रखना,
तो मैं रखा हूँ, क्या रखा हूँ, एक पेन रखा हूँ। देखो अब नीचे देखा जाए तो आई तो अपनी जगह पे है, पेन की जगह बदल गया है, यहाँ पे वर्ब की जगह पे आ गया है, और वर्ब का मतलब होता है कार्य करना। तो पेन से हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं ना, या पेन का मतलब हो गया लिखना। तो मैं लिखता हूँ, और स्टोरी का मतलब क्या हो गया, कहानी, मैं कहानी लिखता हूँ। तो सिंटेक्स में यही बताता है कौन से शब्दों का कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। आप सबको पता है कि बचपन से आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही वास्तव में सिंटेक्स है। इसका ये जो नेम है सिंटेक्स, बहुत कम लोग जानते होंगे, हाई स्टूडेंट के जो बच्चे को जानते होंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही सिंटेक्स बोला जाता है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम अब इसके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक हमारा सिंटेक्स ही है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।